चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वित्तीय दुनिया में प्रौद्योगिकी तेजी से हावी हो रही है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान ने संपर्क रहित और बिना किसी परेशानी के ट्रांजैक्शन को सक्षम बनाया। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में बोल रहे थे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आप ऐसे समय में वैश्विक वित्तीय और अर्थव्यवस्था के नेतृत्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जब दुनिया गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही है। कोविड ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को सदी में एक बार लगाने वाला झटका दिया था। वहीं वे बोले कि कई देश विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अभी भी इसके दुष्परिणामों का सामना कर रही हैं। हम दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को भी देख रहे हैं। पीएम मोदी ने यूपीआई की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि हमारे G20 अध्यक्षता के दौरान हमने एक नया फिनटेक प्लेटफॉर्म बनाया है जो हमारे वैश्विक G20 मेहमानों को भारत के पथ प्रदर्शक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति देता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन में अपने विशेष सैन्य अभियान का ऐलान किया था। उन्होंने तब कहा था कि रूस का मकसद यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं बल्कि उनका विसैन्यीकरण करना है। इस जवाब में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अगर वह हमला करते हैं तो वे उनका सामना करेंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे। और तभी से यह युद्ध अनवरत जारी है जिसका फिलहाल अंत होता नजर नहीं आ रहा। न यूक्रेन ने पीठ दिखाई और न ही रूस सिर्फ उसके विसैन्यीकरण तक सीमित रहा। न कोई जीता है और न ही कोई हारा है। बसे बसाए खूबसूरत शहर तबाह हो गए हैं, हजारों लोग मारे गए, करोड़ों विस्थापित हुए हैं और पड़ोसी देशों में शरणार्थी के रूप में अपना जीवन काट रहे हैं। इस जंग में यूक्रेन बर्बाद हुआ है तो रूस की भी दुर्गति हुई है जो दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अगले हफ्ते भारत की यात्रा करेंगे और अमेरिका की ओर से मजबूत भागीदारी की पुष्टि करने के लिए वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में बहुपक्षवाद को मजबूत करने और खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने, सतत विकास, मादक पदार्थ के खात्मे, वैश्विक स्वास्थ्य, मानवीय सहायता और आपदा राहत और लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ब्लिंकन मजबूत भागीदारी का पुष्टि करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों और नागरिक समाज के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री 3 मार्च तक भारत में रहेंगे। चीन ताइवान के बीच का संघर्ष लगातार जारी है। अब अमेरिका ताइवान की धरती से चीन को घेरने की पूरी तैयारी में जुट गया है। ताइवान को चीन से बचाने के लिए अमेरिका हर संभव प्रयास कर रहा है। यूएस का प्लान है कि वह ताइवान में मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मौजूद सैन्य क्षमता में 4 गुना की बढ़ोतरी करेगा। पेंटागन ताइवान को रणनीति और हथियार प्रणालियों में ध्यान केंद्रित करने में मदद कर रहा है जिससे चीन को द्वीप पर हमला करना भारी पड़ जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि आने वाले महीनों में ताइवान द्वीप को अमेरिका बेहद शक्तिशाली बना देगा ताकि वह चीन की निगाहों से बचने में सक्षम रहे। कांग्रेस का 3 दिवसीय महाधिवेशन आज शुक्रवार से आरंभ हो रहा है जिसके पहले दिन पार्टी की संचालन समिति, कांग्रेस कार्य समिति के आधे सदस्यों के चुनाव के संदर्भ में फैसला किया जाएगा। पार्टी के 85वें महाधिवेशन के पहले दिन कांग्रेस की विशेष संबंधी समिति राजनीति, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय मामलों, कृषि, सामाजिक न्याय और युवा एवं शिक्षा संबंधी प्रस्तावों पर विचार करेगी। 25 फरवरी को राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होगी और 26 फरवरी को कृषि, सामाजिक न्याय और युवा एवं शिक्षा मामलों के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा 26 फरवरी को 2 बजे कांग्रेस अध्यक्ष का भाषण होकर 4 बजे जनसभा होगी। कांग्रेस इस महाधिवेशन में 2024 के लोकसभा चुनाव में व्यापक विपक्षी एकजुटता के संदर्भ में अपना रुख स्पष्ट करेगी। इस महाधिवेशन में कांग्रेस ने करीब 15,000 प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अजनाला घटना पर चिंता जताई है। पूर्व सीएम ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है, यह बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि यह घटना देश और राज्य की सुरक्षा के लिए चिंताजनक है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। बता दें कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के समर्थकों की बृहस्पतिवार को पंजाब के अमृतसर जिले में पुलिस से झड़प हुई। वे अपने एक साथी की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए पुलिस परिसर में घुस गए। पुलिस ने एक व्यक्ति के अपहरण के आरोप में सिंह और उसके समर्थकों पर मामला दर्ज किया था। सिंह की अगुवाई में तलवार और अन्य हथियार लिए सैकड़ों समर्थक अमृतसर के अजनाला में थाने में एकत्रित हो गए और इस दौरान कई पुलिस वाले घायल हो गए।
दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी को भाजपा ने बड़ा झटका दिया है। बवाना वार्ड से आम आदमी पार्टी के पार्षद पवन सहरावत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए पवन ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपने तमाम पार्षदों को एमसीडी सदन में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान के दौरान तस्वीरें खींचने और हंगामा करने के निर्देश दिए थे। एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान अभी होना है और उससे पहले पवन सहरावत का पाला बदलना आम आदमी पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। इस चुनाव में आप और भाजपा दोनों जोर लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा जिले में पिकअप वाहन की ट्रक से टक्कर से 4 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक घायल हो गए। भाटापारा के एसडीओपी सिद्धार्थ बघेल ने यह जानकारी दी। सभी पीड़ित एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। 7 लोगों के शवों को भाटापारा पोस्टमार्टम हाउस में लाया गया, जबकि 4 शव बलौदाबाजार पोस्टमार्टम हाउस में रखे गए हैं। घटना की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, रेस्क्यू कर शवों को निकाला गया। पुलिस ने बताया कि ये सभी एक पारिवारिक समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे, तभी खमरिया के डीपीडब्ल्यूएस स्कूल के पास पिकअप वाहनों को ट्रक ने टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोगों में से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें उपचार के लिए रायपुर रेफर किया गया है। 2 दोस्तों को रील बनाने का चस्का भारी पड़ गया। दिल्ली के कांति नगर इलाके के रहने वाले 2 दोस्त रेलवे ट्रैक पर रील बनाने पहुंचे, तभी दोनों ट्रेन की चपेट में आ गए। इस दर्दनाक हादसे में दोनों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कांति नगर फ्लाईओवर के पास 2 दोस्त मोबाइल से रील बना रहे थे और इस दौरान यह हादसा हो गया। दोनों की शिनाख्त 23 वर्षीय वंश शर्मा और 20 वर्षीय मोनू के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि रेलवे ट्रैक से मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। पता चला है कि दोनों मोबाइल से शॉर्ट फिल्म बनाया करते थे। मरने से पहले भी दोनों रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कौन जानता था कि रील बनाने के चक्कर में मौत को गले लगाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जातीय जनगणना की मांग को बल देने के लिए फोकस और बढ़ा दिया है। इसके चलते सपा जातीय जनगणना अभियान शुरू कर रही है और यह अभियान ब्लॉक स्तर तक चलाया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आज यानी 24 फरवरी से हो रहा है। इसका प्रथम चरण 24 फरवरी 2023 से शुरू होकर 5 मार्च 2023 तक चलेगा। इस दौरान समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना की मांग को उठाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से जयपुर जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 9 सुपर लग्जरी बसें शामिल हो गई हैं। ये बसें जयपुर, दिल्ली और जयपुर मुंबई समेत 5 महानगरों को कनेक्ट करेंगी। राजस्थान रोडवेज की 9 सुपर लग्जरी बसों को प्रदेश के परिवहन मंत्री विजेंद्र ओला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी 9 बसों को अनुबंध पर लिया गया है। लग्जरी बसें जयपुर से हरिद्वार, लखनऊ, अहमदाबाद, हरिद्वार और दिल्ली तक रोजाना संचालित होंगी। रूट तय होने के साथ ही इसका किराया भी फिक्स कर दिया गया है। पहली बार राजस्थान रोडवेज की कोई बस जयपुर से मुंबई तक जाएगी। जयपुर से मुंबई पहुंचने में 24 घंटे का समय लगेगा। वहीं इन बसों का किराया अभी हजारों रुपए में है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।